My dear students, my dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Ravindra Prasad, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science and Humanity Department. I welcome to you for our today first lecture on unit number 2, Integral Calculus. After 5 minutes, I will start the session. Kuldeep Bamnia, Rupesh Patel, after 2-3 minutes, I will start the today's session. Problem 40 Vishal Parihar, Rishabh Shukla, Vishal Parihar and Rishabh Shukla, Shivam Garade, Good afternoon, sir. very good afternoon to all of you. Roll number 20 and 37, Piyush Kotwar and Sunil. After 2 minutes, I will start the session. Sunil Kasleria, Harsh Chauhan, Sarthak Gaur, Ankit Chauhan, Ankit Chauhan, Ayush Ringe. Join in time. I have started the session 5 minutes before. मैसेज भी करता हूँ हर बार कि 5 मिनट के अंदर सभी लोग आ जाइए. उसके बावजूद भी लोग आराम से आ रहे हो. राहुल पवार, राहुल पाल, Good afternoon, sir.
Very good afternoon. After 2 minutes, I will start the today's session. आज से हम लोग उन बच्चों को कॉल कर रहे हैं जिन लोगों का अटेंडेंस एवरेज अटेंडेंस ओवरऑल 20% या 20% से कम है। उनसे हम लोग रीजन भी पूछेंगे कि आई क्या बात है, क्या आप लोग क्यों नहीं हो, अटेंडेंस इतना कम क्यों है। आज और कल में हमें कॉलिंग कंप्लीट करना है। इंद्रिज लश्कर, इतना सब कुछ सिस्टमेटिक होने के बावजूद भी आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, कि लोग जड़ हो। अभी 16 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। बस 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर इसके आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं, अभी तक के टॉपिक्स हमने जो फर्स्ट यूनिट जो स्टडी किया है उसमें हमने वन वेरिएबल का फंक्शन और एक से ज्यादा वेरिएबल का जो फंक्शन होता है, रिलेशंस जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे पास, उनका हमने रेट ऑफ चेंज निकालना सीखा। अब हम आज से हम लोग इसका इनवर्स प्रोसेस समझेंगे जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन को वन वेरिएबल और एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए सीखा है, उसी तरह से हम आपको यहाँ पर भी वन और टू वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया क्लास में? याशिका ने। चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख के जरूर शेयर करिए। तभी आपका अटेंडेंस क्रॉस चेक करके ही ई कैंपस पे एंट्री करता हूं क्लास होने के बाद। इसलिए सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम रोल नंबर जरूर पेस्ट कर दीजिए। Okay, my dear students of BTech first year mechanical branch, I'm Dr. Ravindra Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department. I welcome to you for our discussion on, it is our first lecture on unit number 2 as module number 2, known as one of the most important part of mathematics or a branch of mathematics is calculus. कैलकुलस में दो कैलकुलस होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हमने फर्स्ट यूनिट के थ्रू सीखा, उन मैथमेटिकल टूल्स को अब हम दूसरे यूनिट के थ्रू, इसका जो एक और कैलकुलस होता है, इसका जो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। अभी हमारा जो ये जो कुछ लेक्चर्स हमारे जो लगेंगे बिगनिंग में, वो हम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को, जिसको कि हम लोग लिमिट एंड सम के रूप में डिफाइन करते हैं, इसका हम लोग इसके साथ में आपको एप्लीकेशन भी बताएंगे। तो एक एक करके हम लोग ये सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। फिर हम लोग इस यूनिट का दूसरा पार्ट लेंगे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल की टेक्निक्स को समझेंगे। जैसे आप लोग वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन समझते हैं, उसी तरह से आप मोर देन वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन वन वेरिएबल का फर्स्ट यूनिट में सीखा था, और फिर उसी को देखते हुए हमने मोर देन वन वेरिएबल के फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालने का मेथड्स भी, टूल्स भी आपको हमने सिखाया था। तो ये भी आप सभी के लिए नया टॉपिक से नया एरिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपके पास
इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेज आपने 12th क्लास में सीखे हैं, वो तो आपको याद रखना ही है। सबसे पहले हम इन कंसेप्ट को आपके सामने नोट करा रहे हैं, ये भी आप लोग माइंड करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, जैसे कि इसके कंसेप्ट में आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन को हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन और उसका लिमिट लेंगे। जब समेशन का लिमिट लिया जाता है, और लिमिट आपने देखा होगा, लिमिट एक तो फाइनाइट पॉइंट पे होती है और एक इनफाइनाइट पॉइंट पे होती है। तो जब हम उस फंक्शन की जो समेशन की जब लिमिट इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो बस सम ऑफ इनफाइनाइट लिमिट एज n टेंड्स, जब n बहुत लार्ज होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर बहुत लार्ज होती है, तो उस समेशन का लिमिट जो होता है उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो आपने इंटीग्रल भी दो टाइप के बेसिकली कैटेगरी देखी होगी आपने 12th क्लास में, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल दो ही टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब ये होता है जिसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है। ओके गाइस, तो हम जो अभी आपसे बात कर रहे हैं, जनरली जितने भी एप्लीकेशन है उनमें डेफिनेट इंटीग्रल ही यूज होता है। लिमिट डेफिनेट फॉर्म में भी होती है और इनडेफिनेट फॉर्म में भी, मतलब रियल फॉर्म में भी होती है, और एक इंटीजर्स फॉर्म में भी लिमिट होती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग वही बात आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपके सामने द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम इज, इस तरह से आपके पास ये जो इंटीग्रल होता है ए से बी, ये इंटीग्रल का सिंबल होता है। सभी को फाउंडेशन की क्लास में भी बताया इंटीग्रेशन के बारे में। ये इंटीग्रेशन, ये जो कैपिटल एस होता है ये एक इंटीग्रेशन का साइन होता है। एस को हम जरा ग्रीक फॉर्म में लिखते हैं तो ये इंटीग्रेशन को शो करता है। लिमिट लोअर ए लेते हैं, अपर लिमिट इसको अपर लिमिट बोलते हैं जिसको बी है, इसका सिंबल हमने बी लिया है, ये लोअर लिमिट कहलाती है जिसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं। और ए और बी दोनों की वैल्यू जो है एक डेफिनेट होगी। डेफिनेट मतलब एक रियल क्वांटिटी होगी। ओके, और जब ये जो लिमिट इंफिनिटी की ओर बढ़ जाएगी, जब ये ए और बी की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड होगी, तो इस तरह के इंटीग्रेशन का मान निकालने के लिए ये जो मेथड है वो फेल हो जाती है। इसलिए हम कुछ और आपको मेथड सिखाएंगे इस कोर्स के थ्रू, इसी यूनिट में, जिसको बीटा और गामा फंक्शन बोलते हैं। ओके गाइस, तो इस टॉपिक को जैसे इसका एप्लीकेशन खत्म होगा, इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, how can you evaluate the value of some indefinite integral by using beta and gamma functions। okay guys, तो हम एक एक करके सारी बातें आपके सामने ले रहे हैं। तो आज की क्लास में ये बेसिक कंसेप्ट को याद रखना होगा आपको। इसको डिफाइन करने का तरीका आपके सामने दिख गया है। पहली टर्म फंक्शन की एफ ऑफ ए होती है लोअर लिमिट पर, फिर इसके बाद दूसरी टर्म होती है एफ ऑफ ए प्लस एच और ए प्लस टू एच, बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप। ये इसकी एन टर्म्स है, आप देख रहे हैं बेटे, पहली टर्म में एच नहीं है, दूसरी टर्म में एच है, तीसरी टर्म में दो एच है। इसी तरह से यदि आप एन टर्म की बात करेंगे तो एन टर्म में कौन सा एच होगा, कितने एच होंगे, एन माइनस वन इंटू एच होंगे। तो पहली टर्म में एच नहीं है, दूसरी टर्म में एच है, तो कितने एच की है, कितने एच है, टू एच है। जब ये तीसरी टर्म लिख रहे हैं, एक दो तीन, तीसरी टर्म लिख रहे हैं तो दो एच है। इसी तरह से एन टर्म लिखेंगे तो एन माइनस वन एच होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब आप पूछेंगे इसमें कि सर एच क्या है, व्हाट डू मीन बाय एच। एच एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स भी होता है, कितने पार्ट्स में इस इंटरवल को आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो जब हम इंटरवल को नंबर ऑफ पार्ट्स, इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसका जब समेशन लेते हैं, बस इसी का नाम डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम है। इसी को एक डेफिनेट इंटीग्रल गणित की भाषा में कहते हैं। ओके गाइस, तो इनका मतलब है नंबर ऑफ सब डिवीजन। जब नंबर ऑफ सब डिवीजन बहुत लार्ज होंगे, एम आई राइट, तब इस प्रोसेस को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं। एक एग्जांपल समझाऊंगा, फिर दूसरा एग्जांपल आप इसी तरह से यहां पर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए गाइस, ये रहा आपके सामने एग्जांपल। हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सभी लोग इस इंटीग्रल को अपनी जो शॉर्टकट मेथड होती है उससे आंसर बता सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन आएगा। बोलिए बेटे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का वन सर।
वन कौन बोल रहा है बेटे? एग्जाम्पल वन है एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट रखोगे तो क्या आंसर आएगा बेटे? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आपने बताया है, ये जो है डायरेक्ट तरीका बताया है, तो इससे हमें इसका आंसर नहीं देना बेटे। हमारा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको और डिटेल्स में देना है। उसके लिए हमें ये कंसेप्ट बोला गया है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ये जो आपके सामने आज मैंने कंसेप्ट आपको बताया, वो कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर देने का इस प्रोसेस से कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ उसी तरह से यहाँ पर पीपीटी के थ्रू में आपको डिटेल में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके गाइस, तो करें आ जाए सोल्यूशन की तरफ। सभी ने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन कौन से कैटेगरी का है? यस सर। सभी लोगों को ये पता लग गया है ये क्वेश्चन पहली यूनिट का नहीं है। अब देखो, मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई है तो आपसे पिछले यूनिट का भी पूछूंगा बेटे। फिर जब दूसरी यूनिट खत्म हो जाएगी तो फिर बोलूंगा बताओ बेटे ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है। जब मैं तीसरी यूनिट पाऊंगा तो आप बोलेंगे सर क्या हमसे मजाक करते हैं, आपने दूसरी यूनिट स्टार्ट की है तो क्वेश्चन दूसरी यूनिट का ही है। नहीं, ऐसा नहीं, आप इसको देखिए बेटे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। इसमें कुछ भी डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा है, मैक्सिमम मिनिमा भी नहीं पूछा है। इसका मतलब ही ये क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रल का सिंबल दिख गया है सर, ये हमारा दूसरी यूनिट का ही क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन दिया है बेटे उसको एफ मान लीजिएगा। उसको अपन अलग से लिखते हैं, सेपरेटली लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। फिर इसके बाद हमारा जो कॉमन इंटरवल फाइंड करने का फॉर्मूला है, रिजल्ट है, उसको हम यू अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। h इक्वल टू ए बी माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू कोई दी नहीं है। जिस क्वेश्चन में तुमको ए और बी की वैल्यू दी होगी, जैसे 0 से पाई होता, 0 से 1/2 होता है, या -1 से +1 होता, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास n इंटू एच, यहाँ पर हमने इससे क्रॉस गुणा किया है, दिस इंप्लाइज n इंटू एच बराबर b माइनस ए। और ये चीज हमें याद करके चलना है, क्यों ये तो इसका कंसेप्ट ही होता है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का। जब हम नंबर ऑफ पार्ट्स को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, उस रीजन को नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और उसकी फिर जो लिमिट लेते हैं उसी को ही हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम बोलते हैं। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये h जीरो कैसे आया? कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा बेटे कि यार सर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये h जीरो की तरफ कैसे होता है? कोई बता सकेगा इसका आंसर? h क्यों जीरो होता है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है? इसका कोई सटीक आंसर है? इसका कोई पैटर्न आंसर है? ऑफ कोर्स, देखो बेटे h का क्या फॉर्मूला डिफाइन है आपके पास? b माइनस ए अपॉन एन। ऊपर तो कोई भी वैल्यू इनडेफिनेट होगी नहीं, इन्फिनिटी होगी नहीं, ए और बी की वैल्यू हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू होगी। ओके गाइस, हाँ, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? इन्फिनिटी। जब कोई फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 0। ओके, यस सर। या कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी के नीचे 0 इन्फिनिटी देखो, उसको आंख मीच के 0 लिख दो, क्योंकि वो सॉल्व करोगे तो 0 ही मिलना है। चलिए बेटे अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगली स्टेप, दूसरी स्टेप आ रही है। क्या करते थे? कुछ चीजें हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉमन ही है, जो तरकीबें मैंने पिछले चैप्टर में बताई है वो स्टेप यहाँ पर भी वही कॉमन है कि पहले क्वेश्चन को स्टडी करो एक बार, फिर 2-2 3-3 शब्द लेके इसको स्टडी करो, और सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखो, और फिर क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करने का एग्जामिनर बोल रहा है उसको लिखो। ये लिखा मैंने अभी आपके सामने, फार्मूला ऊपर समझाया था, उसको यहाँ पर फिर से डिक्टेट कर दिया एक बार फिर से। इसमें किसी को कोई शक? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई जल्दी नहीं है। हो गया तो लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है? लेकिन अभी जितना समझते जा रहा हो पूरा सॉलिड समझते जाओ, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। जो लोग पीछे हो गए हैं उनको बोलूंगा कि वो लोग भी पढ़ाई शुरू कर दें, रिविजन शुरू कर दें। फर्स्ट यूनिट का भी उनको रिविजन करना होगा और सेकंड का भी करना होगा, ठीक है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, मतलब पढ़ाई तो करना ही होगी बेटे। यदि आपने अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, एक बार में प्लेसमेंट लेना है, तो
ये सब चीजें सीखना होगी बेटे। हाँ जी, आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा हमारा सेट प्रोसीजर होता है कि अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में जो भी वैल्यू दे रखी है वो रखते हैं। तो जहां जहां एक्स है, सॉरी एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह जरा एक्स रखो, लेफ्ट साइड में रखो, और फिर राइट हैंड साइड में एफ एक्स की वैल्यू आपको मैंने पहले इसलिए लिख दी है, एक्स है। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा बेटे? एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ बेटे कोई भी एक। अंकित चौहान, हर्ष वर्मा, सॉरी हर्ष चौहान, हर्ष वर्मा तो नहीं है आज की क्लास में, हर्ष चौहान बोलो बेटे, सर बोलो बेटे। मैंने अनम्यूट कर रखा है तुम्हारे एंड पे। सर आंसर तो एक्स की जगह पे ए ले सकते हैं। हाँ, एक्स की जगह आपने को ए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहली टर्म क्या निकालना पड़ेगी, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब होता है एफ एक्स में एक्स की जगह ए पुट करो। जैसे यहां पर लिखा होता है एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू का मतलब क्या, एफ एक्स की वैल्यू एक्स बराबर 2 पे। ठीक है गाइस, तो यहां पर अपने को पहली टर्म में जो वैल्यू निकालना है वो किस पर निकालना है, एक्स बराबर ए पे। तो ये आ गया आपके पास ए, ये पहली टर्म आ गई बेटे। कम से कम पहली 3 टर्म लिखना है बेटे। जब भी क्वेश्चन इस मेथड से करो, पहली 3 टर्म यूज करना है और आखिरी एंड टर्म लेना है, तभी हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, तभी हम आंसर दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी मेथड से। नहीं तो प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, आंसर देना मुश्किल है, सभी के लिए असंभव है। ठीक है बेटे, आप और मेरा क्या, मैं भी क्वेश्चन करता हूं तो मैंने भी पहले 3 टर्म लिखी, फिर इसके बाद आखिरी एंड टर्म लिखी, तब जाके मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूं अनुभव से, या अनुभव किए। ओके, तो भाई दूसरी टर्म लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बेटे, एफ एक्स में ए प्लस एच रख दिया हमने। क्योंकि 2 टर्म है, हमेशा एक से ज्यादा टर्म होती है तो अपन ब्रैकेट लगाते ना। गणित का नियम तुमको छोटी क्लास से बताया होगा, जब से तुम अलजेब्रा पढ़ रहे हो 7th क्लास से, नहीं बताया तो आप सीख लो। जब भी एक से ज्यादा टर्म होती है उसको ब्रैकेट लगाओ, उससे आपको अच्छा रहेगा, कहीं गलतियां नहीं होगी प्लस माइनस में। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ए प्लस एच लिखा, फिर क्या लिखना है, ए प्लस 2h। ऐसे करते करते टाइम हो जाता बेटे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। सो एक्स की जगह क्या रखना है, तीसरी टर्म लिखने के लिए, ये रहा मेरा लेजर पॉइंटर, जिस पर लेजर पॉइंटर है उसी के बारे में बोलता हूं भी हूं मैं। ओके गाइस, हाँ जी, एक्स की जगह क्या पुट करें, हर्ष चौहान, ए प्लस 2h, ये लिख दिया तीसरी टर्म। फिर इसके बाद बेटे एनएट टर्म लिखने के लिए क्या पुट करना होगा, कौन बताएगा, सुनील, सुनील बताओ बेटे। आज यासिका क्लास में आई क्या, यासिका सिरोके आए क्या आज क्लास में, नहीं है, चलिए। तो फिर शिवम गराडे मुझे बताओ, लास्ट टर्म लिखने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह, बोलो यार जल्दी बोलो, ध्यान पूरा इधर ही रखो, कहीं भी इधर उधर मत लगाओ बेटे, बहुत छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात बन जाती है। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये कैसे पता लगेगा कि एक्स की जगह क्या रखना है, ये लिखा है ना आपके पास, इसलिए तो ये कंसेप्ट लिखा है। कंसेप्ट मीन ये फॉर्मूला लिखा है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इसका मतलब एक्स की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखना है। बढ़े आगे, अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आ रही है इसके बाद। यहां तक जो भी स्टूडेंट सही लिख लेता है उसके ये समझ लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर हो गए सॉलिड। इतनी स्टेप सही है तो 2 नंबर मिलेंगे 5 में से। इसके बाद कुछ गड़बड़ी करोगे तो फिर एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगली स्टेप के लिए अलर्ट हो जाओ। चलो गाइस समझो, पहले ओरली समझो, फिर मैं उसको लिख के बताऊंगा आपके सामने, वो भी एक अपना खुद का अनुभव है। हाँ जी बेटे, अब ये देखना है, ये जो मैं लेजर पॉइंटर से आपको बता रहा हूं बेटे, ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके सामने एक सीरीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक से ज्यादा टर्म है मतलब एक सीरीज है, एक्सपांशन है, तो आप, या एक्सप्रेशन है जिसको आप बोले, ये एक एक्सप्रेशन ऐसा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिंबल यूज हो रहा है। तो इसमें ये देखना है कि भाई
कितनी वैरायटी के टर्म्स हैं, कितने अलग अलग प्रकार की पद मौजूद हैं। देखो बेटे, एक तो ए वाला जिसमें वे सारी टर्म, वो टर्म आ रही है जिसमें ए आ रहा है, और एक दूसरी टर्म आ रही है जिसमें एच आ रहा है। आया समझ में बेटे? यस सर। कितनी वैरायटी के टर्म दिख रही है आपको? एक ए वाली दो। और एक एच वाली। एच वाली। हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन यदि यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर पूछ लेता क्वेश्चन का एग्जामिनर आपसे, तो पहले अपन को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से उसको ओपन करना पड़ता। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो कितनी टर्म आती है बेटे? 3। 3। तो उसमें वैरायटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर चूंकि x फंक्शन दिया है बेटे, तो केवल 2 टर्म की वैरायटी है, एक ए और दूसरा h वाली। अब इनका हिसाब करना है बेटा। तो अब इससे हमें हिसाब करने का आइडिया मिलेगा कि भाई पहली टर्म में ए, दूसरी टर्म में ए, तीसरी टर्म में ए, ऐसे करते करते एन टर्म में भी एन ए होगा, ए है। तो इसका टोटल सम करेंगे तो क्या आएगा बेटे? एन ए आएगा। फिर इसके बाद जो एच वाली टर्म है उसमें से आपको, क्योंकि उसका सम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हो, इसलिए उसमें से एच कॉमन ले लीजिए। तो वही किया बेटा मैंने, पहले टर्म में, दूसरी टर्म में 2a हो गया, 3a हो गया, और जब n टर्म तक जब अपन जाएंगे, ये सारे n वैल्यू को कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे, तो कितनी हो जाएंगी गोलियां आपके पास? n गोलियां हो जाएंगी, na हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं, 2 रुपए को 10 बार जोड़ के बताओ, तो क्या होगा? उसका जोड़ कैसे निकालोगे? 2 गुणित 10 या 10 गुणित 2। उसी तरह से यहां पर हो रहा है बेटे, ए एन बार। तो ऐसे कितने टर्म्स है? एन टर्म्स है। तो उसका ए को जब अपन एन बार जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा? एन ए। इस सर टर्म एच को कहाँ गया? अभी एच वाली टर्म फिर कलेक्ट कर रहा हूं ना मैं। अब यस जिनमें सर। एच आ रहा है उनमें से एच कॉमन ले लिया बेटे। देखो अपने पास कितनी वैरायटी के टर्म्स थी इस पूरे एक्सपांशन में? 2 वैरायटी की टर्म थी ना, एक यस ए सर। वाली टर्म थी और एक एच वाली टर्म थी। ये बात बहुत गहराई से समझने की है बेटे। ऐसा गणित अभी तक आया नहीं आपके कोर्स में, जितना भी स्कूलिंग किया तुमने। अब ये सब बातें नई नई टॉपिक से ना, नए नए तरीके से सिखा रहा हूं मैं, वो टेक्निक से। तो देखो बेटे, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ही बता रहा हूं, ये आसान तरीका है। क्या है? पहले तो ये पहचानो कि कितनी वैरायटी के टर्म्स है। ये आपने क्लियर कर लिया, 2 वैरायटी के टर्म है, एक ए वाली टर्म है और एक एच वाली टर्म है बेटे। तो ए कितने ए है? उनको में से चाहो तो ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे और फिर आप उसका टोटल करोगे तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। देखो भाई, ए कॉमन लोगे, पहली टर्म में 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, एन में एन, तो टोटल सम कितना हो गया? एन इंटू ए। ये कितनी बार आ रहा है ऐसा समझ लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये एन बार। तो इसका सम कितना होगा बेटे? एन होगा ना। फिर उसके बाद एच वाली जितनी टर्म्स है उनमें से जरा एच कॉमन लो, क्योंकि उसका सम निकालना ऐसा ओरली संभव नहीं है, इसको आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा उसका सम। तो देखो बेटे, यहाँ पर एच था, एच कॉमन लेंगे तो बचा क्या? 1। फिर यहां से तूने एच कॉमन लिया, क्या बचा? +2। यहाँ पर फिर आगे की टर्म लिखेगा, उसमें से भी तू एच कॉमन लेगा, 3h, तो 3 बाहर आ जाएगा। फिर ये एन टर्म है, उसमें से एच कॉमन लिया बेटे, तो क्या बचा अंदर? n-1। तो इसलिए ये छोटा ब्रैकेट लगाया, फिर इसके बाहर ये दूसरा ब्रैकेट लगाया। इस तरह से फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस तरह से हमें इसका समेशन सॉल्व करना है। ये इस टॉपिक की दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद की स्टेप हो सकता है आप खुद कर लें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, इस समेशन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी लिमिट लेना है। ये समेशन पूरा सॉल्व करने के बाद उसकी लिमिट लेना है। तो हमारे को जो आपने बोला था आंसर b² - a² अपॉन 2 आ जाएगा।
तो इतना स्लाइड का, ये आई थिंक सो ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं कॉपी में लिख लें, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें स्टेप का। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़े। अब एक चीज सभी से पूछूंगा, वो है तो 11th क्लास का मैथमेटिक्स की बात आ रही है यहाँ पर। मैथमेटिक्स की बात आ रही है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n। n-1 की जगह सपोज करो n है, तो इसका सम आपने पढ़ा है। ये कौन सी सीरीज है? 1 एपी + सीरीज 2 + 3 + डॉट डॉट अप टू n। एक एपी आप में से एक ने बोला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको अपन ये बोल सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस लेंगे तो कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। दो में आगे वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म घटाओ, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, कॉमन डिफरेंस कॉमन है, इसलिए ऐसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका एन टर्म का समेशन का फॉर्मूला भी आपने कई बार यूज किया है बेटे, बस उसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। हमें जो ये समेशन निकालना है वो n-1 टर्म तक निकालना है, तो जहां जहां पर फॉर्मूले में n आ रहा है उसमें n-1 रख देंगे। और यहाँ पर पहली टर्म का सम तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, डायरेक्ट दिख रहा है हमें। a को n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा उसका समेशन? na। यदि यहाँ पर 2 होता 2 2 2 2 2 2 तो उसका समेशन n×2 होता। चलिए 10 मिनट का टाइम हमें बढ़ाना है, बढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बेटे। नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूं मैं और अपनी बात को पूरा करूंगा। ये रहा आपके सामने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जो अभी आप में से किसी एक ने बताया और मैंने भी आपके सामने लिख के बोल दिया, बता दिया आपके सामने बेटे। इनको कहते हैं प्रथम एन नेचुरल नंबर। आपने शब्दों में इसको याद रखा होगा इस फॉर्मूले को, जिन्होंने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस बार तो हुई नहीं, ठीक है, तो उन्होंने याद रखा होगा इस फॉर्मूले को। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। नेचुरल रियल नहीं नंबर बेटे, रियल तो खैर सारी चीज रियल होती है, पर्टिकुलर पूछ रहा हूं बेटे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृत संख्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रथम, सम ऑफ क्या? प्रथम, प्रथम एन प्राकृत संख्या का सम, योग क्या होता है? n×n+1/2। हमें कितने टर्म तक समेशन लगाना था बेटा? ये फॉर्मूला n-1 तक लगाना था। -1 तक। तो रखो बेटा यहाँ पर n-1 इस फॉर्मूले में, अपने आप ये टर्म मिल जाएगी आपको। n-1 इंटू n-1 +1 +-1 कट गया तो क्या बचा? n। तो जो n बचा उसको मैंने पहले लिख लिया और जो n-1 था उसको बाद में लिख लिया। अब इसके बाद की स्टेप लास्ट आ रही है, हमें इसमें जो वैल्यू मालूम है h का अपन अंदर गुणा लेंगे, गुणा करेंगे और n को भी यहां से ब्रैकेट से कॉमन लेंगे। अगला मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रहा है बेटे, यहाँ इस ब्रैकेट में से n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटे? पहली टर्म में 1 बचेगा, दूसरी टर्म में 1/n बचेगा। किसी भी टर्म में से कोई एक्सप्रेशन कॉमन लेना का मतलब होता है उस टर्म को उससे डिवाइड करना। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस ब्रैकेट में से n कॉमन लिया, मतलब पहली टर्म को n से डिवाइड करो, n/n क्या होता है? 1, ये आ गया 1। फिर दूसरी टर्म में को n से डिवाइड करेंगे तो -1/n लिखेंगे। ओके गाइस, तो एक n पहले से था, एक n और आ गया तो n वर्ग हो गया, n का स्क्वायर हो गया, और एक h जो बाहर बैठा था उसको अंदर गुणा कर दिया तो पहली टर्म में h आ गया, दूसरी टर्म में भी h आ गया, तो दोनों मर्ज हो गए, दोनों मिलके क्या बन गए? NH का होल स्क्वायर हो गए। क्यों NH, क्यों NH को मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, अभी आपके सामने बात क्लियर होगी, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के शुरुआत में बताई थी कंसेप्ट में कि NH की वैल्यू क्या है आपके इस क्वेश्चन में। बोलो बेटे, NH की वैल्यू क्या है? B-A। तो जहां जहां पर NH है उसकी जगह B-A रख दीजिए। और चूंकि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है पूरा कांस्टेंट में बदल गया है केवल n को छोड़ के, इसलिए अब आपका जो h का लिमिट है 0 उसको आपको n में बदलना पड़ेगा। तो जब आपका यहाँ पर फंक्शन x का रहता है तो आप x की रिस्पेक्ट में लिमिट निकालते हैं,
और जब टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन होता है तो टी के रिस्पेक्ट में आप लिमिट निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बेटे अब हमारा n में कन्वर्ट हो गया है, तो हमने n की क्या वैल्यू रख दी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। n की हर कोई सी भी वैल्यू नहीं लेना है, n की वैल्यू हमेशा इंफिनिटी लेना है बेटे, और h की वैल्यू भी हमेशा 0 लेना है, जो कि ये कंसेप्ट बोलता है। ठीक है बेटे, अब जरा लो, सभी लोगों ने लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 11th क्लास में, क्या 12th क्लास में भी इसको यूज किया है। पहली टर्म कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगी, ये दूसरी टर्म में रखेंगे n की जगह इंफिनिटी। अभी बताया मैंने कि ये वन फाइनाइट क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0। तो 0 सर। क्या होता है बेटे, 1। 1। नेक्स्ट स्टेप में जो बैलेंस बच रहा है वो इस तरह से, उसके पहले ये बात दोहरा दी मैंने कि सिंस NH इक्वल टू B माइनस A और एज n टेंड्स टू इंफिनिटी देन S टेंडिंग टू 0। फिर इसके बाद मैंने ये वैल्यू रख दिया आपके सामने, लिमिट लग में अप्लाई किया तो b माइनस ए इंटू ए पहले टर्म में, दूसरी टर्म में b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसके बाद का एक छोटा कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सभी लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, आता है कि नहीं बेटे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है सर। यस सर। लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और फिर इसका इसके साथ एलसीएम लो, सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब कुछ मिनट्स का टाइम बचा है तो उसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा इस टॉपिक पर। किसी को भी इस मेथड में शंका हो, कुछ शंका हो, पूछ लीजिए, मैं वापस बैक स्पेट में भी जा सकता हूं। कोई भी कैलकुलेशन आपके लिए मैंने छुपा नहीं है, सब क्लियर किया है, जितना भी नया कैलकुलेशन था वो सब बता दिया मैंने आपको। क्योंकि इसके बगैर हम अगले स्टेप में आगे बढ़ नहीं सकते। सर ये वाली स्लाइड एक बार पिछली वाली करूं कि आगे वाली बेटे, पिछली वाली? सर यही वाली जो दिख रही है अभी, यही वाली। चलिए यहाँ पर देखिए बेटे, लिमिट लेना थी हमने, ये तो पहले वाली स्टेप से आगे बढ़े हैं। पहली टर्म में क्या था, na था, फिर दूसरी टर्म में आप देख रहे थे कि क्या आ रहा था आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्या का समेशन आ रहा था, इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा था। क्योंकि हमारे पास जो टर्म थी वो n की जगह n-1 थी, हमें n-1 टर्म का समेशन लेना था, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले में n-1 रखा बेटे। तो n-1 रखेंगे तो n-1 प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो n बचेगा, तो ये रहा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू h। ये होने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने h को अंदर पहुंचाया और इधर से हमें n कॉमन लिया इस ब्रैकेट में से। हर बार इस टाइप के क्वेश्चन को जब इस मेथड से करोगे उसमें ये सेट प्रोसीजर अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमें इस स्टेप पे आने के बाद n कॉमन लेना ही है। असूल बना लीजिए, सिद्धांत बना लीजिए बेटे। तो n यहां से n कॉमन लेंगे तो एक n पहले से था तो n का वर्ग हो गया, एक h पहले से है यहाँ पर, एक h का बाहर से जब इन्वॉल्वमेंट हुआ तो nh का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया बेटे। अब यहाँ से अभी आपने n कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब क्या होता है, उस टर्म को उससे डिवाइड करो, तो वहां पर n बटे n करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n। ओके गाइस? यस सर। और फिर इसके बाद हमने अगला गिरगिट जैसा रंग बदल लिया, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे आपने को भी रंग बदलना है। क्योंकि यहाँ पर अब जो लिमिट है उसमें NH की वैल्यू अपने पास मालूम है कि फिक्स है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है b माइनस ए, तो NH को अपन ने b माइनस ए में बदल दिया, मतलब कांस्टेंट में बदल गया। अब आपका केवल n बचा है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर का जो लिमिट के अंदर का जो फंक्शन है वो n का है, इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना होगा। जहां पर s टेंडिंग टू 0 लिखा है उसकी जगह अपन को n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब अपन लिमिट लेंगे वो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लेंगे बेटे। फिर इसकी स्टेप के बाद में हमने इसमें लिमिट रखा है, मतलब n की जगह इंफिनिटी रखा है और कुछ नहीं किया है। और जब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपने एल हॉस्पिटल रूल भी सीखा है, वो भी आपका कुछ क्वेश्चन में लग सकता है, ना केवल इस मैथमेटिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको इसका अप्लाई हो सकता है ये रूल। ओके, तो हमेशा याद रखना है बेटे, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर तो सिंपली n की जगह इंफिनिटी रखना है। तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 माइनस 0 कितना होता है बेटे, 1। तो ये लिख दिया आपके सामने b माइनस ए, पहली टर्म एज इट इज लिख दी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है।
बोलो, इसमें कोई एनी है हाँ ही नहीं, सर। तो इसमें रखना यस सर, कांस्टेंट ही रहेगी। जरूरत नहीं बेटे, ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटे। और यहाँ पर इसकी लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा है, तो 1 माइनस जीरो, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस जीरो मतलब इंटू 1, तो b माइनस का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने Yes, सॉल्व sir, आ किया है, गया। जो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बचे हुए मिनट्स में, कुछ टाइम में। फिर हम कल की क्लास में नया इसका एक दूसरा एप्लीकेशन सीखेंगे, समझेंगे, सीरीज का समेशन निकालना सीखेंगे। हालांकि कुछ बातें इसमें आपने सीख ली है, कुछ और बातें सिखाऊंगा बेटे आपको। 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर हम लोग सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये रहा आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह से हमने सॉल्व किया है। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक और स्लाइड बची है जिसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। उसी तरह से रीजन दिया है जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया है, बिल्कुल सेम टाइप का मैकेनिज्म है बेटे। यहाँ पर भी वही लिमिट निकाली, तो ये 1 माइनस जीरो हो गई, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2, 1 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 3/2। वही सेम टाइप का कैलकुलेशन है बेटे। इस तरह से आपका ये पहला टॉपिक इस यूनिट में खत्म होता है आज की क्लास में। पिछली स्लाइड करूं वापिस? नो सर।